जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले हमने देखा है कि मैप के माध्यम से हमने जानने की कोशिश करी कि जो 16 महाजनपद है उनकी कहाँ लोकेशन है, पूरा डिटेल एनालिसिस किया था। आज उन 16 महाजनपदों की राजनीतिक दशा के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उनको हम देखने की कोशिश करेंगे जी किस तरह वो साम्राज्य फले फूले और विकसित हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्रोत। 16 महाजनपदों का जो जिक्र मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ये देखिए स्रोत में आ गए। स्रोत यानी 16 महाजनपद जो मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से इसका जिक्र मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है, 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र मिलता है। पांडिनी की अष्टाध्यायी जानते हैं, पांडिनी ने अष्टाध्याय लिखी है, उसमें भी 16 महाजनों का जिक्र मिलता है। और महापरिनिर्वाण सूत्र गौतम बुद्ध का जो हुआ तो उसमें भी मिलता है। तो इस तरह यहाँ से ये सूत्र मिलते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि इससे 16 महाजनपदों के बारे में हमने बहुत डिटेल से एनालिसिस किया। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आईटी रिसर्च सेंटर पे ही वो वीडियो पड़ी है, जाके देख सकते हैं। आप देखिए जो 16 महाजनपदों से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, यानी परीक्षा उपयोगी तथ्यों की दृष्टि से देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन था। ये था वैशाली। याद रखिएगा, बुद्ध के समय में, बुद्ध के जमाने में, जब बुद्ध जिंदा थे यानी बुद्ध के टाइम में, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। तो उस समय सबसे शक्तिशाली था वैशाली। सबसे शक्तिशाली कौन था, वैशाली। बाद में मगध साम्राज्य हो जाता है। अच्छा, पुराणों के अनुसार, यानी पुराणों के अनुसार बात करें तो पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, यानी मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था। तो बृहद्रथ था, बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश कौन सा होता है, देखिए मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम, देखिए मगध दिया है ना, तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, गड़बड़, देखिए मगध साम्राज्य, यानी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में मगध शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखिए बृहद्रथ जो था, वो बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था, देखिए बृहद्रथ। यानी पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य में शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इसी का पुत्र होता है जो सबसे प्रतापी राजा होता है, कई राजाओं को हराता है, उसका नाम जरासंध होता है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र होता है और मगध साम्राज्य के बहुत प्रतापी राजा होता है और बहुत सारे राजाओं को युद्ध में हरा देता है, यानी जरासंध बहुत पराक्रमी शासक बनता है। उसने अनेक राजाओं को पराजित कर दिया। अंततोगत्वा श्री कृष्ण के निर्देश पर, श्री कृष्ण जी के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मारा जाता है। कौन, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। भीम के हाथों, श्री कृष्ण कहने पर भीम ने उसे मृतलोक पहुंचा दिया, जरासंध को। तो ये कहा था, ये इस वंश का था। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, बिंबिसार था। यानी अगर बौद्ध की बात करें, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार था। लेकिन पुराणों की माने
तो क्या था, बृहद्रथ इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, मतलब सबसे पहला राजा था मगध का। और इस जरासंध बहुत पराक्रमी राजा था और इसका बृहद्रथ का पुत्र था, जो कि श्री कृष्ण के कहने पर भीम द्वारा ये मारा जाता है। यानी कह सकते हैं मगध साम्राज्य महाभारत टाइम से चला आ रहा है। अच्छा, अब काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता है? ब्रह्मदत्त होता है। ब्रह्मदत्त काशी का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। अब आते हैं रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी। देखो, रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी कहाँ होती है? अयोध्या। रामायण कालीन जानते हैं? रामायण कालीन भगवान अयोध्या में जन्म लिए हैं। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, राम मंदिर वहीं बन रहा है। अच्छा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था। अच्छा, तो ठीक है, अब कहाँ जाएं? अब हम आते हैं इस पे, दो दो राजधानी वाले सोलह महाजन पद पढ़े थे ना, तो इसमें देखिए, इसको जूम कर लेता हूँ। दो राजधानियों वाले, यानी दो राजधानियों वाले महाजनपद कौन कौन ऐसे? 16 महाजनपद में कौन कौन ऐसे महाजनपद थे जिनकी दो राजधानियां थी? अरे बात करें इतिहास में तो राजाओं की कई कई बीवियां होती थी, लेकिन उसी प्रकार दो राजधानियों वाले महाजनपदों की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कौशल हो गया, कौशल गणराज्य हो गया, जानते हैं कौशल गणराज्य? ये उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। यानी गौतम बुद्ध में कौशल सबसे, वैशाली सबसे क्या था? सबसे प्रतापी राजवंश था। कौन? परीक्षा वैशाली देखे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कौशल देखेंगे। कौशल क्या है? कौशल कौशल गणराज्य जो होता है, इसकी दो राजधानी होती है। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती होती है, दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत होती है। उस तरह मल, 16 महाजनपदों में मल भी आता है, तो मल की दो राजधानी होती है। 16 महाजनपदों में मल आता है, मल का आता महाजनपद आता है, उसकी एक राजधानी पावा होती है और दूसरी कुर्सीनगर होती है। यानी दो राजधानियां हो गई इसकी। अच्छा, उसी प्रकार पंचाल की दो राजधानी होती है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र होती है, अहिच्छत्र होती है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य होती है। अच्छा, बात करें अवंती की, अवंती की तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी होती है, उज्जैनी होती है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। माहिष्मती का नाम आप बाहुबली में देखूं, बाहुबली 2 में देखे होंगे, माहिष्मती नाम सुने होंगे आप। अच्छा, आप सिक्कों की बात करें, सिक्कों की बात किया जाए तो सिक्कों का मतलब सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं, मतलब प्राथमिक साक्ष्यों के रूप में एविडेंस मिला है। आप बात करें हाथ सिक्के या पंचमार्क सिक्के, तो ये चांदी से निर्मित होते हैं, ये चांदी से निर्मित होते हैं, और ये ठप्पे के निशान होते हैं, मतलब मोहरों जैसा ठप्पे के निशान, इसे ठप्पे के निशान मिलते हैं। ठीक है, आप आते हैं यहाँ पर बुद्धकालीन गणराज्य कौन था? तो बुद्धकालीन गणराज्य की बात करें तो सबसे पहले शाक्य, शाक्य यानी कपिल वस्तु, कपिल वस्तु शाक्य कपिल वस्तु होता है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र है ना, उसी में पड़ता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में, यहीं पर गौतम, इसी गणराज्य में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। यानी शाक्य कपिल वस्तु में इनका जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का। बूली के बूली के क्या है? अलकप्पा, अलकप, अलकप, बूली के अलकप, ये कहाँ है? तो देखिए, ये बिहार का जो आरा जिला है ना, इसी के अंतर्गत आता था, बूली के अलकप के अंतर्गत। अच्छा, आप पढ़ेंगे कलाम यानी केशपुत्र। कलाम केशपुत्र की बात करें तो यूपी का सुल्तानपुर जो जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सुल्तानपुर जिला है ना, सुल्तानपुर वाला भाग है, वही कालाम यानी
के सपुत्र के अंतर्गत आता है। कोली यानी राम ग्राम, ये ग्राम है भैया, राम ग्राम होना चाहिए ना, राम ग्राम होना चाहिए। कोली के राम ग्राम की बात करें तो वर्तमान में जो गोरखपुर का रामगढ़ ताल है ना, उसी का बात कर रहे हैं, राम ग्राम यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है जो रामगढ़ ताल, वही स्थित क्या कर रहा है, वही स्थिति है, रामग्राम की बात कर रहा है। वो गणराज्य था बौद्ध के समय में। एक आता मल्ल निपावा, मल्ल भी वर्तमान गोरखपुर का जो भाग होता है ना वहीं पर है। गोरखपुर का जो भाग है, कुर्सीनगर गोरखपुर का जो भाग है इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ के आदिवासी मल्ल क्या होते हैं, मल्ल आदिवासी होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, बुद्ध के काल में ऐसे होते हैं। अच्छा, आप बात करें मगध साम्राज्य की। देखिए 16 महाजन पदों में सबसे विकराल इकराल और सबसे शक्तिशाली राज्य बना वो तो बौद्ध के काल में वैशाली बना, लेकिन उस तरह ओवरव्यू में देखा जाए, बौद्ध काल में उस तरह देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली सबसे बृहद साम्राज्य कौन था, मगध साम्राज्य था। साम्राज्य कब बनता है, जब सीमाएं बहुत लंबी चौड़ी हो जाती हैं, कई मतलब राजाओं की मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र जब विस्तार ले लेता है तो साम्राज्य कहलाता है। तो मगध साम्राज्य की बात करें तो आर्यक वंश इसका सबसे पहला वंश होता है। आर्यक वंश का संस्थापक कौन होते हैं, तो आर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं, आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होते हैं, आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होते हैं। श्रावस्ती ये वास्तविक संस्थापक यानी मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहें तो कौन से होते हैं, तो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार होते हैं। लेकिन पुराणों की बात करें, धर्म पुराणों की बात करें तो उसमें बृहद्रथ को बताया गया है। लेकिन जब हम वास्तविक संस्थापक माने बौद्ध ग्रंथ को लेकर चलें तो उसमें वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को बताया गया है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जैन साहित्य में श्रेणिक नाम यानी बिंबिसार का जैन साहित्य में श्रेणी के नाम से पुकारा गया है। महावंश 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बन जाते हैं बिंबिसार। अच्छा, आप विवाह देखेंगे, ये विवाह के माध्यम से अपने सीमाओं का विस्तार करने में क्या थे, बहुत ही प्रचंड थे, बहुत ही बुद्धिमान था ये बिंबिसार। विवाह कर करके अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। इसी के सीमाओं के विस्तार के चक्कर में 3 बीवियां हो गई इसकी, 3 जगह शादी कर लेता है। जैसे चेटक यानी चेटक क्या होती है, लिच्छवी शासक की पुत्री होती है, उसकी पुत्री के नाम चेलना होता है, के साथ विवाह कर लेता है। अच्छा, अभी और देखो और क्या करता है, दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल के साथ शादी करता है। यानी दो राज्यों से मिल गए, 2 राज्यों में सीमा का विस्तार कर लिया, दहेज में कुछ मिला होगा इसको। फिर मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह कर लेता है। यानी इसका सूत्र बहुत सिंपल था, विवाह कर करके सीमाओं को, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता था। मगध साम्राज्य की सीमाओं को विवाह कर करके अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाता था ये। अच्छा, युद्ध की बात करें तो बिंबिसार ने युद्ध कहाँ लड़ा, तो ये ब्रह्मदत्त को परास्त कर दिया था। ये अंग को मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। फिर इसका पुत्र क्या करता, बिंबिसार का हत्या करके इसका पुत्र अजात शत्रु गद्दी पर बैठ जाता है। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र होता है और बिंबिसार की हत्या कर देता है अजात शत्रु, और सिंहासन हासिल कर लेता है। और सिंहासन हासिल करके क्या करेगा, राज्य करेगा। तो ये क्या करता, अन्य नाम इसका कूणिक, अजात शत्रु को कूणिक नाम से भी पुकारा गया है। यह प्रसन्नजीत की पुत्री वाजिया के साथ विवाह रचा लेता है। प्रथम बौद्ध संगीतकी का आयोजन क्या करता है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीतकी होती है। और इसके शासन मतलब ये जब शासन संभालता है, इसके शासन के 8वें वर्ष ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यानी ये अजात शत्रु जब अपना शासन का 18वां वर्ष पूरा करता है तो क्या होता है, इसकी मौत हो, मतलब महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो जाता है।
ठीक। अब आते हैं, इन्हें प्रीति हंता के नाम से जाना था क्योंकि अजातशत्रु अपने पिता का हत्या करता है। फिर उदयनी क्या करेगा, इनको भी बख्शेगा नहीं। जैसा किया रहेंगे पिता के साथ वैसा न करेंगे। अजातशत्रु अपने पिता का हत्या करता है तो उदयनी भी अपने पिता का हत्या करता है, जैसा करोगे हिस्सा भी तो भरोगे ना। देखो, उदयनी अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या करता है और उदयनी अजातशत्रु का हत्या करके जगद्दी पर मतलब अपना अधिकार जमाता है। अजातशत्रु को हत्या करके इसके पुत्र उदयनी जो होता है अजातशत्रु का पुत्र होता है, लेकिन इसकी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी हथिया लेता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। कौन, उदयनी करता है। अच्छा, अब बात करें तो मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया जाता है। मतलब ये उदयनी क्या करता है, मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर लेता है। अच्छा, अब बात करें शिशुनाग वंश की। क्या है, शिशुनाग वंश। अभी तक हमने क्या देखे, अभी तक हमने देखा मगध साम्राज्य के बारे में, इसे देख लिया। अब आएंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब आएगा, अब देखिए शिशुनाग वंश कब आएगा, क्योंकि अभी यहाँ से जो ये उदयनी है, उदयनी के बाद अब शिशुनाग वंश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ से ये क्या होता है, ये कब आता है, शिशुनाग क्यों आता है, शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हो जाती है, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कहा जाता है कि उदयनी जो होता है, तो उदयनी के 3 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है अनिरुद्ध और दूसरे का मुंडक और तीसरे का नागदशक। नागदशक बहुत कमजोर होता है और इनको प्रीतहंता के नाम से पुकारा जाता है तीनों को, क्योंकि उदयनी भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हथियाता है। तो इसीलिए वहाँ के जो जनता होती है वो रोज प्रीतहंताओं के शासन से क्या करता है, मतलब वो जनता मांग करती है उस राज्य की कि हम प्रीतहंताओं को शासन के रूप में क्यों स्वीकार करें। ये तो अपने पिता को मार मार के शासन चला रहे हैं, राजगद्दी के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दे रहे हैं, जिन्होंने इन्हें पोस पाल कर के बड़ा किया, तो हम इन्हें शासन के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है, शासन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, वहाँ के जो अमात्य होते हैं, अमात्य को ही मतलब राजा बना दिया जाता है। हाँ, शिशुनाग नाम का एक क्या होते हैं, शिशुनाग नाम का एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया जाता है। यही इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रख देती है। नींव मतलब शिशुनाग ने ही क्या किया, नींव रख दिया। अब कहा जाता है शिशुनाग वंश बचपन में ही अपने माता पिता को त्याग कर देते हैं, इनका पालन एक नाग करते हैं। इनका पालन कौन करता है, एक नाग करते हैं। अच्छा, शिशुनाग वंश में सबसे बड़ी सफलता ये अवंती राज्य को जीत लेता है। शिशुनाग वंश सबसे बड़ी सफलता क्या है, ये अवंती राज्य को जीत लेता है और शिशुनाग में सबसे बड़ी यही है और इसकी खासियत। ये शिशुनाग जीत को मगध में, मतलब मगध में क्या करता है, मिला लेता है, मगध साम्राज्य को और बढ़ाता है, इसकी सीमाओं को और बढ़ाता है और राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर लेता है। यानी शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली स्थानांतरित करता है और अवंती और किसको जीतता है, और ये किस मतलब अवंती को जीत कर मगध साम्राज्य मिला लेता है। यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग ही है। और परिचय की बात करें तो ले लेते हैं महावंश टीका। महावंश की टीका ने लक्ष्मी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न होता है। यानी ये क्या होता है, ये वेश्या पत्नी जो होती है, महावंश महावंश टीका यानी लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। कौन, शिशुनाग होता है, इसीलिए बचपन में माता पिता को छोड़ देता है। अच्छा, पुराण क्षत्रिक उत्पत्ति होती है, पुराण क्षत्रिक। हाँ, अच्छा, अब आते हैं अवंती। अवंती विजय, अवंती विजय ही मतलब क्या है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है अवंती का विजय। इन्होंने क्या किया, शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीत कर मगध साम्राज्य में मिलाता है। जानते हैं अवंती की विजय बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, मगध साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने का काम करता है शिशुनाग। आप बात करें तो मगध साम्राज्य की सीमा को क्या करता है इन्होंने, मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक हो जाती है, मतलब विस्तृत हो जाती है, वत्स पर अधिकार हो जाता है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग का गिरिवज्र गिरी गिरिवज्र
गिरि वज्र गिरि वज्र के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाता है, यानी दो राजधानी बना लेता है। एक गिरि व्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बना लेता है। अच्छा, कालाशोक। अब आ जाते हैं कालाशोक। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के में आ जाएगा। एक कालाशोक यानी शिशुनाग का पुत्र कालाशोक आएगा। पुराणों में इसका नाम काकवड़ रखा गया है, मतलब काकवड़ मिलता है पुराणों में इसका नाम। अच्छा, कालाशोक का राजधानी पुनः ये पाटलिपुत्र कर लेता है। कालाशोक राजधानी को वैशाली से पुनः क्या कर लेता है, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लेता है। द्वितीय बौद्ध संगति की जात मतलब कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। पहली तो अजातशत्रु की काल में हुई थी, अब दूसरी कालाशोक के समय में होगी। अब इसके बाद से क्या आ जाएगा, कालाशोक। कालाशोक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब क्या होगा, अब इन्होंने क्या करेगा, अब हत्या करके क्या करेंगे, इसको बौद्ध संगति का आयोजन होता। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है। अब महानंदी कहा था, नंद वंश आ जाता है। महापदम नंद वंश आ जाता है। इसके बाद से क्या होता है, शिशुनाग वंश खत्म हो जाएगा, कालाशोक का राज्य खत्म हो जाएगा। अब आ जाएगा महापदम नंद, संस्थापक होते हैं नंद वंश के। अन्य नाम क्या है, इनको अन्य नाम से किस महापदम नंद को किया जाना था, महाबोधि वंश में उग्रसेन, महाबोधि वंश में देखें तो उग्रसेन नाम से जाना जाता है। कलिक का अंश बताया जाता है। सर्वोच्च यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है। महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, द्वितीय परशुराम के नाम से, दूसरे परशुराम अवतार यानी भार्गव अवतार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक छत्र यानी शासन की स्थापना करते हैं, एक छत्र शासन की स्थापना करते हैं। एक राष्ट्र की उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन, महापद्म नंद। कलिंग विजय स्रोत खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग विजय का प्रमाण इसमें मिलता है। मित्र का मतलब पांडिनी होती है, इनके मित्र कौन होते हैं, यानी किसके मित्र यानी महापद्म नंद के मित्र कौन होते हैं, पांडिनी। अष्टाध्यायी लिखे होंगे, पांडिनी जानते हैं, पांडिनी क्या लिखा, अष्टाध्यायी लिखे हैं। हाँ, अच्छा, अब महापद्म नंद आ गए। अब आ जाएंगे घनानंद, यानी नंद वंश का सबसे मतलब अंतिम शासक कौन होते हैं, घनानंद हो जाते हैं। घनानंद, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद होता है। प्रजा पर टैक्स लगा लगा कर प्रजा का शोषण करता है। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य उठाता है। चाणक्य की मदद से इसके साम्राज्य को तहस नहस कर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। जैसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र होता है। स्रोत यूनानी लेखक बताते हैं, यूनानी लेखकों के बारे में पता चलता है। अच्छा, घनानंद सिकंदर के समकालीन होता है। घनानंद सिकंदर के समकालीन होता है। जानते सिकंदर आता तो झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर क्या होता है, जीत हो जाती है। फिर बाद में पोरस की वीरता से प्रभावित होकर पोरस के पूरे राज्य को वापस कर देता है। फिर प्लान बनाता है, ब्यास नदी के तट पर आता है। उसकी सेना ब्यास नदी क्रॉस करने से मना कर देती है, क्योंकि हौसलाएं पोरस ने ही तोड़ डाला था, इसलिए सेना वापस चली जाती है और आगे नहीं बढ़ता है। सेनापति का नाम क्या था, भद्रसाल था। घनानंद के सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या कर दी जाती है घनानंद की, क्योंकि प्रजा को सताता है और नर्गल टैक्स लगाता है, हैं, और चाणक्य की भी बेइज्जती करता है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, चाणक्य ने इसे मतलब इस साम्राज्य से हटाने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। जैन अमात्य देखे तो जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूल भद्र क्या होते हैं, जैन अमात्य होते हैं इसके दरबार में। आप बात करें
अब बात करें विदेशी आक्रमणों की बात करें तो विदेशी आक्रमण सबसे पहला भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ ले तो हम तो कहेंगे सबसे पहला विदेशी आक्रमण राम ने जाकर श्रीलंका में किया था। हालांकि रावण ने यहाँ तो आया नहीं था, तो राम ने रामायण में मिलता कि राम ने नहीं, भारतीयों ने जाकर श्रीलंका में युद्ध किया था। लेकिन विदेशी आक्रमण भारत में कब हुआ था? तो ईरानी आक्रमण था। ईरान के थे, यूनान के थे, पहला ईरानी हुआ। ईरानी आक्रमण की बात करें तो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के खामन खा ईरान के खामनी वंश के राजा के द्वारा किया जाता है। हालांकि यह आक्रमण सक्सेस नहीं होता है, यह आक्रमण असफल आक्रमण रहता है। उसके बाद दोबारा आक्रमण कुरूस के उत्तराधिकारी के प्रमुख दारयवहू यानी डेरियस वन यानी दारा वन, इसका नाम जानेंगे, दारा वन के नाम से जाना जाता है। दारावन यानी दारावन का मतलब दारा प्रथम सफल आक्रमण। प्रथम ईरानी आक्रमण कौन था? दारावन था, जिन्होंने सफलता प्राप्त करी थी भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने में। 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी, इसको ईरानियों को मिली थी। उसमें पंजाब सिंध के पश्चिमी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य को मिलाने का प्रयास किया था इन्होंने। अच्छा, इन्होंने फारस जो मतलब फारस का 20वां प्रांत बना दिया। 20वां प्रांत बना दिया किसको? पंजाब को, जो सिंध वाला क्षेत्र था, इन्होंने जीत करके। कुछ विद्वानों की मान्यता ये है कि ईरानी और फारसी रजत मुद्रा यानी सिलगोई के आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य आरंभ किए होंगे। लेकिन फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक कहलाती थी। ठीक, अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गया प्रथम, मतलब ये विदेशी आक्रमणों की बात करें, विदेशी आक्रमणों की बात करें तो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ से होता है? ईरान से होता है। एक बार तो असफल आक्रमण होता है, किसके द्वारा? ईरान से ही होता है असफल आक्रमण। तो इसके किसके द्वारा होता है? खामनी वंश के द्वारा होता है, जो असफल हो जाता है। सफल आक्रमण दारा प्रथम द्वारा होता है। 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है, ये सफलता प्राप्त कर लेता है। वही पंजाब सिंधु का क्षेत्र होता है और वो अपने मतलब फारस का मतलब ईरान जो होता है फारस में, वो अपना 20वां प्रांत बना लिया सिंधु और पंजाबी क्षेत्र को विजित करके। अब आता है यूनानी आक्रमण। यूनानी विदेशी आक्रमण दूसरा यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी आक्रमण में सिकंदर कौन नहीं जानता है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर धावा बोल देता है। क्या करता है सिकंदर ने? क्या किया सिकंदर ने? पहला यूनानी आक्रमण, ये क्या किया? ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान था, क्योंकि ये वीर पुरुष था, तो वीर पुरुष को महान कहा जाता है। सिकंदर महान ने क्या करा? आक्रमण कर दिया। सिकंदर मेसिडोनिया क्षेत्र के क्या था? रहने वाला था। सिकंदर कहाँ था? मेसिडोनिया क्षेत्र का रहने वाला था। सिकंदर की बात करें, सिकंदर के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लिया जाए, क्योंकि सिकंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है सिकंदर से। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का क्या था? शासक था। इसके पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? गद्दी पर बैठा। 336 ईसा पूर्व में क्या किया? 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा इन्होंने। 300 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। किस पर बैठा? 336 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। अच्छा, काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना करी। कभी पूछ देता सिकंदरिया नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये काबुल और सिंध के बीच में है और सिकंदर ने इसे बसाया। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। जानते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर खैबर पास से होकर भारत में आया था। चाणक्य ने पहले किया था खैबर प्राग पर बढ़िया प्रहरी लगाए जाए, क्योंकि वहीं से आक्रमण हो सकते हैं, आक्रमणकारी आ सकते हैं। लेकिन घना मानने को तैयार ही नहीं था। मानने को तैयार नहीं था, तो क्या किया चाणक्य ने? उसे इंतजाम किया और उसे साम्राज्य को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त के हाथों उसकी वध करवा करके पूरे मतलब भूभाग को, भारत अखंड भारत के सपनों को साकार किया चाणक्य ने।
तो सिकंदर अब देखिए, सिकंदर खैबर पास के दर्रे से होकर भारत में आक्रमण किया। पहला आक्रमण उन्हें तक्षशिला के राजा आम्बी के विरुद्ध किया। आम्बी ने आत्मसमर्पण कर देता है, यानी सेना सहित सिकंदर के चरणों में जा गिरता है आम्बी। अच्छा, एक बार आम्बी वही होता है, आम्बी राजा जो सिकंदर के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और आम्बी एक साथ पढ़े लिखे होते हैं तक्षशिला में। पोरस का राज्य झेलम तथा चिनाब नदियों के बीच पड़ता है। पोरस का राज्य कहाँ पड़ता है? पोरस का राज्य के झेलम नदी के तट पर क्या होता है? सिकंदर और पोरस के बीच में महान युद्ध होता है, जिसे हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी के तट पर होता है युद्ध, और जिसमें सिकंदर विजयी हो जाता है। क्योंकि बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, इसीलिए सिकंदर उसके पोरस के साम्राज्य को क्या करता है? वापस लौटा देता है। पोरस राज्य झेलम तथा चिनाब, यानी पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच पड़ता है। सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट देता है। 3 हिस्सों में बांट देता है, 3 यूनानी गवर्नरों को सौंप देता है। तो इस तरह सिकंदर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा देख लिया। अब आते हैं प्रथम यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण ये सिकंदर ये तो किया होगा। प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर द्वारा किया जाता है। बेइस्तून बेइस्तून अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। स्रोत की बात करें तो यहीं से मिलता है। स्रोत क्या है? बेइस्तून अभिलेख। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख है। किसमें? बेहिस्तून अभिलेख में दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख है। जानते हैं ईरानी आक्रमणकारी था दारा प्रथम। अच्छा, हीरोडोटस का विवरण देखें। भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यानी उन्होंने हीरोडोटस ने कहा भारत जो था दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत भारत बन गया था। अच्छा, अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पारस महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है? पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में नई लिपि का जन्म होता है। खरोष्टी लिपि का जन्म होता है। अच्छा, एक खरोष्टी लिपि हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होता? अंतररक्षीज का राजवैद्य कौन था? टेसियस था। टेसियस क्या था? इसका राजवैद्य होता है। अच्छा, मैक्सिडोन क्षेत्र के फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर है। यानी फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन है? सिकंदर है। जानते हैं मकदूनिया का रहने वाला है। अच्छा, सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी मस्कग है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ देता है। सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी मस्कग है। अच्छा, अब देखेंगे पुरु यानी पोरस की बात करी गई है। गणराज्य कहाँ बसा था? तो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य बचा, मतलब क्या था? झेलम और चिनाब नदियों के मध्य बसा था, जिसमें पोरस और सिकंदर के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें पोरस क्या होता है? पराजित हो जाता है, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ सिकंदर की सेना का सामना करता है। सिकंदर इस बात से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि एक वीर ही वीर का मतलब स्वागत कर सकता है, एक वीर ही वीर का इज्जत कर सकता है। और सिकंदर ने वही किया, बहादुरी के साथ लड़ते हुए पोरस से प्रभावित होकर के पूरे राजपाट को, पूरे साम्राज्य को क्या करता है? यानी जीते हुए जो पोरस का राज्य था वो पुनः पोरस को लौटा देता है सिकंदर। अच्छा, आप बात करें पोरस सिकंदर से परास्त हो जाता है। पोरस क्या होता है? बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन सिकंदर से क्या होता है? सिकंदर महान से परास्त हो जाता है। यानी झेलम नदी के तट पर ही युद्ध होता है, और सिकंदर की सेना क्या होती है? आगे बढ़ने से मना कर देती है, ब्यास नदी को पार ही नहीं करती है। देख लेंगे यहाँ पर
सिकंदर की सेना क्या करती है, मान लीजिए सिकंदर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक महान सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। एक घनानंद के समकालीन, घनानंद उस समय मगध साम्राज्य का शासन था। उसी समय पोरस ने झेलम नदी के तट पर आक्रमण कर देता है, जिससे चाणक्य प्रभावित होता है कि सिकंदर कभी भी यहाँ आक्रमण बोल सकता है, हमें सचेत रहना चाहिए। जिसका घनानंद ने घोर मजाक उड़ाता है चाणक्य का, जिससे दुखी होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकता है और घनानंद का वध करा करके इसको मतलब मगध साम्राज्य को, अखंड भारत के सपने को पूरा करता है। तो ये समकालीन कहानी, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया। सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया और निकाया उन्होंने नगर बसाया सिकंदर ने। इन्होंने क्या बताया, निकाया और बौकेफला एक नगर था, इन्होंने बसाया। किसने बसाया, सिकंदर ने बसाया। और सिकंदर ने यहाँ तो बहुत सारा इन्होंने क्या किया, नगर भी बसाया। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ होती है, बेबीलोन में हो जाती है। ये कहा जाता है कि बहुत सारे उसमें उसके सैनिक ही जहर दे दिए थे, क्योंकि लड़ते लड़ते वो इतना मतलब सालों तक लड़ते लड़ते ये थक हार गए थे और अपने देश जाना चाह रहे थे, अपने बीवी बच्चों के साथ समय गुजारना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने सिकंदर के साथ रहते रहते बोर हो गया था। लेकिन हालांकि इतिहासकार में इसका पूरा एविडेंस है नहीं, जहर से मृत्यु हुई कि कैसे। माना जाता है कि जहर ऐसा था कि धीरे धीरे भीनते भीनते इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जन्म किसी अन्य देश, यानी 3 देशों, एक देश में जन्म होता है, एक देश में मृत्यु होती है, दूसरे देश में अंतिम संस्कार होता है। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे इसका अंतिम संस्कार होता है, बेबीलोन में इसका मौत होता है, और जानते हैं जन्म मकदूनिया में होता है इसका। तो सिकंदर के बारे में ये रही रोचक चीजें। इन्होंने निकाया बौकेफला नगर की स्थापना करी सिकंदर ने। तो सिकंदर के बारे में इतनी सारी जानकारियां मिलती है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।